नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 19 नवंबर 2024 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में बिल्कुल छपा हुआ मिलने वाला है, यह है कि अभी हाल ही में मैक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 की जो विजेता है ये कौन बनी। तो देखिए, अभी हाल ही में जो 73वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन आयोजित किया गया था मैक्सिको में, इसकी विजेता बन गई हैं विक्टोरिया केयर थेल्विक। और देखिए, विक्टोरिया केयर थेल्विक के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो है डेनमार्क की ऐसी पहली महिला है जो कि मिस यूनिवर्स चुनी गई है, यानी कि डेनमार्क में अभी तक कोई भी महिला मिस यूनिवर्स नहीं चुनी गई थी। तो इसीलिए ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा, विक्टोरिया केजर थेल्विक जो है ये डेनमार्क की पहली ऐसी महिला हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 2024 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता बनी हैं जो कि क्रम से 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। देखिए, क्रम भी याद रखना है, क्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि इस साल किस क्रम का मिस यूनिवर्स कंपटीशन आयोजित किया गया था। बाकी विनर का नाम मैंने बता दिया, विक्टोरिया केयर थेल्विक। और एक खास बात और, देखिए जो आपकी ये 21 वर्षीय विक्टोरिया है, इन्होंने भारत की रिया सिन्हा सहित 125 प्रतिभागियों को पछाड़कर ये प्रतियोगिता जीती थी। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा अलग से कि भारत की तरफ से इस 73वीं मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था रिया सिन्हा ने। देखिए, जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन 2024 था, इसके बारे में जो ये पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसका जो आयोजन है ये किया गया था अभी हाल ही में मैक्सिको में, और ये क्रम से 73वां कंपटीशन था। और इसकी विजेता बनी है डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विक। और डेनमार्क के इतिहास में पहली बार कोई मिस यूनिवर्स का ताज जो है जीता है इस साल। और एक खास बात और, देखिए इसमें जो प्रथम रनअप और द्वितीय रनअप रही इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए विजेता का नाम तो सब रट लेते हैं लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में गच्चा खा जाते हैं क्योंकि उनको फर्स्ट रनअप और सेकंड रनअप का नाम नहीं पता होता है। तो देखिए, जो 2024 का मिस यूनिवर्स कंपटीशन मैक्सिको में आयोजित हुआ था, इसमें फर्स्ट रनअप रही चिडिम्मा एडेसिना जो कि नाइजीरिया से हैं। और इसमें सेकेंड रनअप रही यानी कि द्वितीय उप विजेता रही मारिया फर्नांड बेल्ट्रान जो कि मैक्सिको से हैं। और भारत की तरफ से इसमें इस कंपटीशन में किसने पार्टिसिपेट किया था, रिया सिन्हा ने। ये नाम नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक ही प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या एक में ही कम से कम जो है 6-7 प्रश्न छिपे हुए हैं। देखिए, जितने पॉइंट मैं आपको देता हूँ, जैसे पहले मैं आपको पढ़ाता था वैसे ही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो 100% जो है स्कोर करके आएँ करंट अफेयर में। कितने मेरे पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रा अपना नाम कमेंट कीजिए, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। देखिए, जो आपका विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह है, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कहते हैं, इसको 18 से 24 नवंबर तक जो है मनाया गया इस बार। और 2024 के लिए इसकी थीम थी शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्य करें। तो 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक यानी कि विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया गया। थीम क्या थी इसकी, शिक्षित करें, वकालत करें और अभी कार्य करें। तीसरा है कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया। तो देखिए, इस साल जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था यानी कि यूजीआई जारी किया गया था, इसमें केरल को पहला स्थान मिला है, यानी कि शहरी शासन सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है। केरल ने शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में पहला रैंक हासिल किया है, जो कि प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा भारत के शहरों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया एक अध्ययन है, यानी कि इस सूचकांक को प्रज्ञा फाउंडेशन ने जारी किया है। और देखिए, 100 में से कुल 59.31 अंक प्राप्त करते हुए केरल जो है इसने वित्तीय सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में उत्कृष्टता दिखाई है। और देखिए, इस सूचकांक में दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। उड़ीसा ने 55.10 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और भारत में शहरी शासन की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रकृति को उजागर किया है।
तो यहाँ पे शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं कि शहरी शासन सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर केरल है और दूसरे स्थान पर इसमें कौन है, ओडिशा है। और केरला की बात करें तो देखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न हमारा और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई थी। अब सवाल ये है कि इस पीएम ई यानी कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है इसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी अपनाने को बढ़ावा देना और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्थापित करना यानी कि चार्जिंग स्टेशन बनाना है। और देखिए इस योजना यानी कि जो आपका पीएम ई ड्राइव योजना है इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, स्वच्छ परिवहन के लिए देश में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी है। और इसके प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी शामिल है। और पांचवा प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान शुरू किया। तो देखिए पीपल्स प्लान कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान को शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। देखिए जो भारत का पंचायती राज मंत्रालय इसने पीपल्स प्लान कैंपेन जिसे जन योजना अभियान भी कहा जाता है इसको शुरू किया है और इस अभियान का विषय है सबकी योजना सबका विकास। और ये जो है 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जो है केंद्रित है। तो पीपल्स प्लान कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान को किसने शुरू किया है, भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने। और देखिए छठवां हमारा कि हाल ही में किन भाषाओं को संघ सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टैग कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें कि मराठी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और असमिया तथा बांग्ला भाषा को संघ सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए भारत में गद्य सहित ज्ञानवर्धक ग्रंथ, कविता और शिलालेखीय प्रमाण भी होना चाहिए इन सभी भाषाओं का, तो इसलिए इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। और देखिए इससे पहले कुछ और भी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। इनमें आपकी तमिल भाषा 2004 में इसको मिला था, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था और तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया भाषा को 2014 में संघ सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो कब किस भाषा को दर्जा मिला ये मैंने आपको बता दिया। अभी 2024 चल रहा है, 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला इन टोटल 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो इसको याद रखिएगा। सातवां की निग्रो नदी जो समाचार में देखी गई थी ये किस नदी की सहायक नदी है। देखिए निग्रो नदी की बात करें तो ये जो है अमेजोन नदी जो आपका है इसकी सहायक नदी है। आइए इस नदी के बारे में जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए जो निग्रो नदी है ये अमेजन की मुख्य सहायक नदियों में से एक है और अभी हाल ही में अपने 122 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि निग्रो नदी का जो आपका जलस्तर है ये बहुत ही कम हो गया है और 122 सालों में जो इसका स्तर है सबसे कम है, मतलब अभी तक 122 सालों में सबसे कम पानी जो है इस साल देखा गया है निग्रो नदी में। देखिए निग्रो नदी जो है ये अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और जल प्रवाह के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है निग्रो नदी। इसका उद्गम जो है ये पूर्वी कोलंबिया से होता है और ये कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील से होकर बहती है। अंततः मैनाउस में अमेजन नदी में मिल जाती है निग्रो नदी और ये निग्रो नदी जो है लगभग 1400 मील लंबी है जिसमें ये 850 मील ब्राज़ील में बहती है। और देखिए इसे निग्रो नाम इसके गहरे रंग के पानी के कारण दिया गया है जो कि विघटित जैविक पदार्थ और टैनिन्स की वजह से होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक वाटर नदी है यानी कि काले पानी का नदी है निग्रो नदी। 8वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और सवाल ये उठता है कि जो रानी दुर्गावती हैं ये किस वंश से संबंधित थी। तो देखिए रानी दुर्गावती के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही वीर
एक तरीके से कहा जाए ब्रेव महिला थी। तो ये जो है चंदेल वंश से संबंधित थी रानी दुर्गावती। देखिए जो रानी दुर्गावती है ये गोंड साम्राज्य की रानी थी और महोबा के चंदेल वंश की वंशज थी, ठीक है। और इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि चंदेला वंश का हिस्सा था। तो ये जो है चंदेल वंश से संबंधित थी। और 5 अक्टूबर 1524 को जो कलिंजर का किला आपने देखा होगा बांदा में है उत्तर प्रदेश के, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं इनका नाम है मंगू भाई पटेल, ठीक है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बताइए लिखिए कमेंट बॉक्स में। नवा प्रश्न है कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ये किस खेल से जुड़ी थी। तो देखिए दीपा कर्माकर जो है ये बहुत ही फेमस एथलीट हैं और जिम्नास्ट है ये, ठीक है। जिम्नास्टिक में जो है ये अपनी अलग पहचान बनाने वाली भारत की पहली महिला हैं। देखिए याद रखिएगा दीपा कर्माकर ये जो है इन्होंने जिम्नास्टिक से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में प्रोडुनोवा वाल्ट प्रदर्शन करते हुए पदक से जो है मतलब चूक गई थी, ये मतलब पदक पाते पाते रह गई थी। देखिए दीपा ने 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक, 2018 में तुर्की में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ इन्होंने 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्ट थी जिन्होंने जिम्नास्टिक से सेवानिवृत्ति ले ली है। देखिए दीपा कर्माकर के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दीपा कर्माकर का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1993 को अगरतला में और इनका जो करियर है ये साल ख़त्म हो गया क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। देखिए दीपा कर्माकर के जो पेरेंट हैं इनका नाम है दुलाल कर्माकर और गीता कर्माकर। और देखिए दीपा कर्माकर को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है जिम्नास्टिक के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी जिम्नास्टिक के लिए दीपा कर्माकर को मिल चुका है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है किस देश ने फतह 2 नाम का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया था अभी हाल ही में। तो देखिए फतह 2 मिसाइल है ईरान की और फतह 2 के बारे में आपको बता दें। देखिए फतह 2 ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और देखिए फतह का नया संस्करण है ये जिसका अर्थ है फारसी में विजेता, यानी फतह का मतलब क्या होता है फारसी में विजेता। और इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वारहेड है जो कि हाइपर सोनिक गति पर दिशा बदलने और ग्लाइड करने में सक्षम है ये मिसाइल। और ये मिसाइल तरल ईंधन रॉकेट प्रणोदक का उपयोग करती है जिसके इंजन को थ्रस्ट बल को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। तो याद रखिएगा फतह 2 ये ईरान का एक मिसाइल है जो कि फतह का अपग्रेडेड वर्जन है और ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया ईरान ने। ईरान की बात करें तो देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की जनसंख्या है 8.92 करोड़। ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन और पर्शियन यानी कि फारसी हो गया। और देखिए ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद जेस्कियन और सुप्रीम लीडर यहाँ के हैं अली खामेनी। सुप्रीम लीडर का नाम रखिएगा ईरान के अली खामेनी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल के सेशन में जल्दी क्या मतलब कल सवेरे मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF को डाउनलोड करके उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।